राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गांव और शहर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधिका एक गांव में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। राधिका के माता पिता खेती करते थे और गऊ पालते थे। सभी बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाते थे। राधिका पर श्री कृष्ण की कृपा थी। अगर किसी का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता और यदि राधिका श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर पुष्प चढ़ाए और उस काम को पूरा करने के लिए श्री राधा रानी से और श्री कृष्ण जी से आग्रह करे तो वह काम पूरा होता था। गांव में चारों ओर खुशहाली थी। सब लोगों इस खुशहाली की वजह राधिका को मानते थे। राधिका सारे गांव की बेटी थी और सबकी प्यारी थी। चैत्र मास के प्रथम हिंदू नव वर्ष में जो सभी गांव वाले राधा कृष्ण के मंदिर में पूजन किया करते थे और नए वर्ष का मंगलमय हो ऐसी कामना करते थे। राधिका पुष्प चढ़ाकर इस मनोकामना को पूर्ण करने का आग्रह श्री राधा कृष्ण से किया करती थी। सच में सभी का वर्ष बहुत अच्छा बीतता था। बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना आई हो गांव पर, परंतु गांव हर विपदा से बचा रहता था। ऐसे लगता था मानो स्वयं श्री कृष्ण गांव की रक्षा कर रहे हों। अब वह गांव राधिका के गांव से ही जाना जाने लगा था। हर प्रकार से गांव में सुख शांति थी। राधिका उस गांव की प्राण थी। इसका कारण यही था कि बहुत समय पहले गांव में एक बड़ी महामारी से गांव जूझ रहा था। ऐसा लगता था मानो कोई नहीं बचेगा, यह महामारी सबके प्राण ले लेगी। लेकिन जिस दिन राधिका ने उस गांव में जन्म लिया वह महामारी ऐसे गायब हो गई जैसे वह थी ही नहीं। गांव में चारों ओर खुशहाली आ गई। सभी रोग मुक्त लोग हो गए, खुशहाल हो गए। तभी से गांव वालों ने राधिका को श्री राधा रानी का रूप मानना शुरू कर दिया और इसी कारण गांव वाले अपने हर कार्य को शुरू करने से पहले राधिका के द्वारा श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में पूजा करवाने लगे। यदि गांव में किसी को भी पहली बार अपने बालक की छठी पूजन के दौरान खीर खिलानी होती तो वह पहले खीर राधिका को दी जाती थी। राधिका श्री कृष्णा के मंदिर में जाकर उस खीर का भोग लगाती थी और उसी खीर में से थोड़ी खीर बालक के स्वास्थ्य मंगल की कामनाओं के साथ उसे खिलाई जाती थी। यदि किसी को चोट लग जाती तो वह राधिका का हाथ लगा हुआ हल्दी का लेप लगाता था और एक चमत्कार की तरह हर प्रकार का घाव कुछ दिन में सही हो जाता था। और यदि कोई मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो तो उसे भी राधिका का हाथ लगा हुआ गंगाजल और तुलसी का ग्रास दिया जाता था। गांव वालों की मान्यता थी कि यदि वह राधिका का हाथ लगा हुआ अंतिम ग्रास खाएंगे तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। स्वयं श्री राधा कृष्ण उन्हें लेने आएंगे। राधिका के उस गांव में आने के बाद गांव में सुबह तथा शाम बहुत सुंदर हो गई थी, क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधिका जमुना जी के घाट पर जाती थी और श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर के कपाट खोलकर पूजन किया करती थी। बहुत ही मधुर आवाज में आरती और भजन किया करती थी। राधिका की आवाज़ से गांव का हर प्राणी नींद से जाग जाता था और मंदिर की ओर चला जाता था। सुंदर सुंदर चिड़ियाँ अपनी आवाज़ में उस आरती में अपनी आवाज़ मिला देती थीं, जिससे वह आरती और भी सुंदर हो जाती थी, जिससे सारा वातावरण मनमोहक हो जाता था। इसी तरह शाम को भी राधिका मंदिर में पूजन के समय भजन गाया करती थी और मंदिर के कपाट बंद किया करती थी। गांव में सब नियम अनुसार और सरलता से चल रहा था। संध्या पूजन के बाद सभी बच्चे खेलते थे। गांव में रौनक लगी रहती थी। गांव में एक ही विद्यालय था जो 12वीं की कक्षा तक का था। उसके आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर जाना पड़ता था। जब भी किसी का बच्चा 12वीं कक्षा पास करता और शहर के कॉलेज में दाखिले का फार्म भरता तो उसके माता पिता राधिका के पास आते थे और राधिका से बोलते कि वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करे कि उनके बच्चे का दाखिला शहर के कॉलेज में हो जाए। राधिका यह सुनकर खुशी खुशी मान जाती थी। राधिका के गांव के बहुत से बच्चे शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में ही नौकरी कर रहे थे और अच्छे से अपना जीवन गुजार रहे थे।
बाद में वह अपने माता पिता को भी शहर ले जाते थे। सभी लोग राधिका का बहुत बहुत धन्यवाद करते थे। छुट्टियों में वे लोग गांव भी आ जाया करते थे। राधिका का बड़ा भाई विनोद भी अगले वर्ष 12वीं पास करके शहर जाने वाला था। राधिका का छोटा भाई 11वीं कक्षा में था और बहन रीता 10वीं कक्षा में और राधिका 9वीं कक्षा में थी। राधिका अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करती थी। वह नहीं चाहती थी उसका भाई गांव छोड़कर जाए, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई कॉलेज नहीं था। राधिका जब भी यह सोचती उसके भाई को अगले वर्ष शहर जाना है तो राधिका उदास हो जाती थी। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब राधिका का भाई विनोद 12वीं कक्षा पास कर गया और उसने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में फार्म भर दिया। अब राधिका के माता पिता ने राधिका से कहा कि राधिका, श्री राधा कृष्ण के मंदिर में तू जा और उनसे प्रार्थना कर कि विनोद भैया का दाखिला शहर में हो जाए। राधिका बहुत भारी मन से मंदिर गई और उसने श्री राधा कृष्ण से आग्रह किया कि उसके भाई का दाखिला शहर के कॉलेज में हो जाए। राधिका की आंखों में आंसू थे। श्री राधा कृष्ण से आग्रह करने के बाद राधिका ने बहुत ही दुखी मन से एक भजन गाया। भजन में उसने कहा कि उबारो हे गिरधारी, और भजन गाते गाते राधा की आंखों में आंसू आ गए थे और राधा फिर भी जो भजन गा रही थी। अब राधिका का भाई विनोद भी शहर चला गया। उसका दाखिला कॉलेज में हो गया था। वह आगे की पढ़ाई करने शहर में ही रुक गया। समय के साथ साथ राधिका के और भाई बहनों ने भी जो 12वीं की परीक्षा पास की और शहर चले गए। अब गांव में राधिका अपने माता पिता के साथ अकेली रह गई। राधिका 12वीं कक्षा में आ चुकी थी। अगले बरस राधिका को भी शहर जाना था। सभी गांव वाले इस बात से चिंतित थे, यदि राधिका गांव से चली जाएगी तो गांव का क्या होगा। राधिका अब सदैव उदास रहती थी। उसे अपने भाई बहनों की याद आती थी। वह शाम को आरती के बाद खेलने भी नहीं जाती थी। एक दिन राधिका बहुत उदास थी और वह अपने आंगन में बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि उसकी पड़ोस वाली ताई के घर कुछ लोग आए हैं। राधिका ताई के घर गई तो ताई बोली, आओ बेटी राधिका, देखो कौन आया है। मेरी बहन का और उसका परिवार आज आया है। जीजाजी को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा था बिटिया, सो मेरी बहन और उसके बच्चों को लेकर मेरी बहन यहाँ आ गई है। अब यह सब यहीं रहेंगे। आओ मिलो, यह देखो इनकी 2 बेटियां हैं, रेखा और माला, और यह इनका बेटा है रोहित। इन तीनों का दाखिला भी विद्यालय में करवाना है। राधिका सबसे मिली और घर चली आई। अगले दिन राधिका विद्यालय गई तो उसने देखा वे तीनों बच्चे भी विद्यालय आए हुए थे। राधिका उन तीनों से मिली और राधिका की दोस्ती उन सब से हो गई। अब ये लोग रोज शाम के समय एक साथ खेलने लगे, जिससे राधिका कुछ खुश रहने लगी। लेकिन बीच बीच में राधिका को अपने भाई बहनों की याद आती रहती थी। एक दिन खेल खेल में राधिका ने सबसे पूछा, क्या तुमको अपने गांव की याद नहीं आती? तो रोहित ने कहा, हम तो हर जगह खुश रहते हैं और अगर याद आएगी भी तो क्या हुआ, हम कभी भी अपने गांव जा सकते हैं। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। राधिका को रोहित की बात अच्छी लगी। वह फिर से सबसे के साथ जो खेलने लगी। एक दिन रेखा ने राधिका से उसके भाई बहनों के बारे में पूछा। तब राधिका ने बताया कि वे सब पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए हैं और मुझे उन सब की बहुत याद आती है। मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं दुखी रहती हूँ। तब रेखा बोली, इसमें दुखी होने की कौन सी बात है राधिका, वे सब पढ़ाई करने ही तो गए हैं। हमें देखो, हमारे पिताजी शहर गए हुए हैं, किंतु हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। वे काम के सिलसिले में गए हैं ना, और यदि हम परेशान रहने लगेंगे तो हमारे माता पिता भी परेशान रहेंगे। जो होना है वो तो होना ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम परेशान होंगे तो हमसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति परेशान रहेगा। इसलिए प्रयत्न करो कि हम सदैव खुश रहें और खुशियाँ बांटें। राधिका को रेखा की बात बहुत पसंद आई। राधिका को रेखा की बात से जो खुश हो गई, अब वह उनके साथ उसकी गहरी मित्रता हो गई। राधिका अब खुश रहने लगी। सभी बच्चे एक साथ मंदिर में पूजा किया करते, एक साथ विद्यालय जाया करते और शाम को भी मंदिर में पूजन किया करते और साथ में खेला करते। राधिका अभी 12वीं की परीक्षा पास कर गई
क्योंकि देखते ही देखते 1 साल का समय बीत गया और शहर के कॉलेज का राधिका ने फार्म भर दिया। राधिका भी मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह भी शहर जाने वाली थी। राधिका ने यह बात अपने मित्रों को बताई तो वे बोले, अब तो तुम बहुत खुश हो ना राधिका? तो राधिका ने खुशी से कहा, लेकिन जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे परेशान हो गए, क्योंकि वे राधिका के बिना वह सब गांव में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सभी गांव के लोगों ने आग्रह किया राधिका गांव छोड़कर ना जाए, किंतु ऐसा मुमकिन नहीं था। राधिका के बड़े भाई विनोद की नौकरी शहर में लग चुकी थी, इसलिए वह राधिका के साथ साथ अपने माता पिता को शहर ले जाना चाहता था। राधिका की परीक्षा का परिणाम आया तो उसका चयन शहर के कॉलेज में हो गया। परिणाम स्वरूप सभी लोग शहर में रहने के लिए तैयार हो गए। आज वह दिन भी आ गया जब राधिका और उसका परिवार गांव को छोड़कर सदा के लिए शहर जा रहा था। राधिका सभी गांव वालों से मिली। सभी गांव वाले दुखी थे। तभी सभी ने राधिका को बड़े दुखी मन से जो विदा किया और कहा कि राधिका को जो गांव से तुम जा रही हो, बेटी अपना ख्याल रखना। राधिका जब गांव से जा रही थी तभी उसके मित्र राधिका के लिए एक विदाई गीत गाने लगे। छोड़ के हमको चली जाओगी ओ राधिका, तुम बहुत याद आओगी। छोड़ के हमको चली जाओगी ओ राधिका, तुम बहुत याद आओगी। कैसे कटेंगे दिन रहना, छलकेंगे हर पल यह नैना। और राधिका सदा के लिए गांव को छोड़कर शहर चली गई। अब राधिका अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगी। राधिका एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने लगी और कुछ समय के बाद राधिका और उसके भाई बहन भी जो नौकरी करने लगे, क्योंकि यश और रीता की भी नौकरी लग गई थी। शहर का जीवन उनके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था। शहर में ऊंचे ऊंचे भवन थे, बहुत सारी गाड़ियां थी, महंगाई थी, दिखावा था। वहाँ पर गांव के खेतों से उगने वाली सब्जियां, जिन्हें गांवों में कभी भी तोड़कर बना लो, यहाँ पर नहीं थी। जो सब्जियां थी बहुत महंगे दामों पर मिल रही थी, वह भी बासी। राधिका के माता पिता ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों हम शहर क्यों आए हैं? हमें समझ नहीं आ रहा, लोग शहर में क्यों रहना चाहते हैं? इससे तो अच्छा अपना गाँव ही है। वहाँ पर कितने बड़े बड़े घर होते हैं, घूमने के लिए बड़े बड़े खेत होते हैं, यमुना जी का घाट होता है, हवा कितनी साफ और शीतल होती है, लोगों में कितना अपनापन होता है, हर तीज त्योहार कितने भव्य तरीके से मनाया जाता है। शहर में ऐसा क्या है जो लोग गांव छोड़कर यहाँ बस रहे हैं? यहाँ का तो पानी भी मीठा नहीं है। हमारे यहाँ कितना मीठा पानी होता है। देखो तुम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, बस सुबह काम पर निकल जाते हो, रात में देर तक वापस आते हो। यह कैसी जिंदगी है बच्चों शहर की, और लोग इसे क्यों पसंद करते हैं? तभी विनोद बोला, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का मन शहर में नहीं लगता है तो आप लोग गांव जा सकते हो, लेकिन पहले हम सबका विवाह होने दो। यह सुनकर विनोद के माता पिता चुप हो गए। विनोद के पिता कहने लगे, अब विवाह के लिए कन्या ढूंढनी शुरू करनी चाहिए। तो बताओ यश और विनोद, तुम दोनों को गांव की कन्या से शादी करनी है या फिर शहर की? विनोद बोला, पिताजी हम दोनों को शहर की कन्या से विवाह करना है, क्योंकि गांव की कन्या शहर में नहीं रह पाएगी। वैसे भी शहर में रहना तो दोनों पति पत्नी को पैसा कमाना ही पड़ता है। इसलिए पिताजी बोले, ठीक है बेटा, तो आगे बताओ कन्या कैसे ढूंढें? तब विनोद बोला, शहर की कन्याएं कंप्यूटर के द्वारा ढूंढी जाती हैं। यह सुनकर राधिका के पिता तो हैरान रह गए और बोले, देखो बेटा, मैं तो यह सब नहीं जानता, तुम ही जानते हो, तो अपने लिए कन्या ढूंढ लो, मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ हूँ। गांव में तो अपनी बिरादरी में देखकर शादी कर दी जाती है, क्योंकि हम अपनी बिरादरी के सभी परिवारों के लोगों को अच्छे से जानते हैं, और यदि तुम्हारे शहर का कंप्यूटर भी ऐसा ही करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम कन्या ढूंढो, हमें तो तुम दोनों की शादी करनी है, फिर हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। एक काम और करना, तुम रीता के लिए भी और राधिका के लिए भी वर कंप्यूटर से ही ढूंढ लो, क्योंकि वह दोनों भी शहर में ही नौकरी कर रही हैं और वह भी शहर में ही रहना चाहेंगी, और जितनी जल्दी हो इस काम को करो, हम दोनों की सहमति है। विनोद ने अपने पिता को धन्यवाद कहा। विनोद ने कंप्यूटर पर चारों के विवाह का इश्तेहार डाल दिया। बहुत से रिश्ते आने शुरू हो गए। विनोद ने अपने लिए एक लड़की का चयन किया और विनोद का विवाह उस कन्या के साथ करा दिया गया। किंतु विवाह के बाद विनोद अपने माता पिता से कहने लगा, पिताजी अब वह इस घर से अलग रहना चाहेगा,
क्योंकि यह घर इतने सारे लोगों के लिए काफ़ी छोटा पड़ रहा है। माता पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम ठीक लगे वैसा करो। और विनोद अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में चला गया। इसी तरह यश का भी विवाह एक अच्छी कन्या के साथ किया गया। अब रीता और राधिका का विवाह होना बाकी था। रीता के लिए भी एक योग्य वर का रिश्ता आया। सभी ने रीता का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब घर में राधिका का विवाह होना बाकी था। घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा, क्योंकि यश की पत्नी और राधिका और यश तीनों नौकरी करते थे। घर का कार्य करने के लिए किसी के पास समय नहीं था। राधिका के माता पिता बूढ़े हो चले थे, उनका ध्यान भी कोई नहीं रख रहा था। तीनों रोज सुबह नौकरी पर चले जाते और रात को देरी से आते। माता पिता दिन भर दोनों घर में अकेले ही रहते। दोनों बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वो लोग चाह रहे थे कि जल्दी ही राधिका का विवाह हो जाए और ये दोनों अपने गांव वापस चले जाएं। रोज के कामों को लेकर राधिका और यश की पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहने लगा था। रोज रोज के झगड़ों से राधिका के माता पिता बहुत दुखी हो गए। वे दोनों राधिका के विवाह की चिंता करने लगे। आए दिन घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों से वे बहुत परेशान थे। राधिका गांव के परिवेश से आई थी तो वह धार्मिक विचारधारा की थी, किंतु यश की पत्नी शहर से ही थी। उसकी सोच आधुनिक थी, उसका पहनावा आधुनिक था। वह सिर पर पल्ला नहीं रखती थी, साड़ी पहनना अच्छा नहीं मानती थी। वह आधुनिक कपड़े पहनना पसंद करती थी। वह नहीं चाहती थी कोई भी उसको घर का काम करने के लिए कहे या उसे समय से आने के लिए कहे। वह एक खुली विचारधारा की लड़की थी। अब राधिका भी दुखी रहने लगी थी। राधिका ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करती तो यश की पत्नी को गुस्सा आता। वह कहती, मैं देर रात को सोई हूँ और राधिका सुबह सुबह शोर मचाकर परेशान कर रही है। राधिका सुबह खाना बनाती तो वह खाने में भी कमियां निकालती। माता पिता की सेवा करने में उसको अच्छा नहीं लगता था। वह कहती थी, कोई नर्स या आया रख लो, मैं ऑफिस का काम करके पहले ही थक जाती हूँ। यश और विनोद को राधिका के विवाह की कोई चिंता नहीं थी। विनोद अलग घर लेकर रह रहा था। शहरों में घर लेने के लिए लोन लेना पड़ता है और हर महीने उसकी किस्त चुकानी पड़ती है। विनोद का परिवार बढ़ चुका था। उसके बच्चे स्कूल जाना भी शुरू हो गए थे। विनोद पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए विनोद अपने माता पिता पर गांव का घर बेचने का दबाव बना रहा था। वह बोल रहा था, आप दोनों को तो एक कमरे में ही रहना है, बाकी के खेत तथा घर के बाकी कमरे बेच दीजिए। उन पैसों से मेरा कर्ज उतर जाएगा और राधिका की शादी भी हो जाएगी, वरना हमारे पास राधिका की शादी के बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। राधिका के माता पिता परेशान हो चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लोग शहर क्यों आए हैं। शहर का जीवन तो शहर में आते ही समाप्त हो जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी पैसा कमाने में ख़त्म कर देता है, वह अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते। यश और विनोद पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, रात में घर में आते हैं। इस वजह से वे लोग व्यायाम भी नहीं कर पाते और कई बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। इन बीमारियों का खर्चा बहुत हो जाता है। 2 कमरों के मकान के लिए बहुत सारे पैसे किस्त के रूप में देने पड़ते हैं। वहीं गांव में इतना बड़ा मकान है जिसमें सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। इतने सारे खेत हैं, खेतों में तरह तरह के अनाज उगाकर खा सकते हैं। खेतों में काम करते रहने से प्रतिदिन व्यायाम भी हो जाता है, जिससे रोग नहीं लगते। गाँवों में इतनी सारी गाड़ियाँ भी नहीं चलती, जिससे वहाँ प्रदूषण नहीं फैलता, हवा स्वच्छ रहती है। और सबसे बड़ी बात, गाँवों में अकेलापन नहीं है। शहरों में बड़े बुजुर्ग अकेलेपन से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गाँवों में जब शादियाँ होती हैं तो शादी में कई कई गाँवों को निमंत्रण दिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। किंतु शहर में शादी करने पर कर्जा हो जाता है। पता नहीं लोग शहरों में क्यों रहना चाहते हैं, खुद बीमारी उत्पन्न करते हैं और जीवन भर उस बीमारी का उपचार करने में अपनी ज़िंदगी समाप्त कर देते हैं। उधर यश अपने माता पिता पर राधिका की शादी के लिए दबाव बना रहा था। वह अपने माता पिता से बोलता था कि आप जल्दी से राधिका की शादी कीजिए, वरना मेरी पत्नी सदा के लिए अपने मायके चली जाएगी और मेरा घर खराब हो जाएगा। राधिका जो सबकी गांव में लाडली थी, वह यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसे एक गांव के वही पुराने दिन याद आ रहे थे। उसके साथ गांव का एक एक प्राणी, एक एक जीव जंतु, एक एक पेड़ पौधा था। किंतु शहर में अब राधिका अकेली हो गई थी। उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहते थे। राधिका समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। राधिका ने श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाइए,
और मेरी परेशानियों का कोई हल बताइए। राधिका की उम्र बढ़ती जा रही थी, किंतु उसके विवाह की चिंता उसके माता पिता को छोड़कर किसी को नहीं थी। राधिका के पिता बीमार रहने लगे थे, उनकी भूख प्यास समाप्त हो चुकी थी। यश अपने माता पिता पर दबाव बना रहा था कि जल्दी से जमीन और घर को बेच दिया जाए, जिससे विनोद का कर्जा चुक जाए और यश अपने लिए घर खरीद ले, क्योंकि अभी तक जिस घर में वे सब लोग रह रहे थे वह किराए का मकान था। माता पिता और राधिका बहुत परेशान रहने लगे थे। राधिका के कमाए हुए पैसे पिताजी के इलाज में और घर के अन्य खर्चों में समाप्त हो जाते थे। यश और उसकी पत्नी का घर किराया बिजली बिल से कोई मतलब नहीं था और अब उन लोगों के पास गांव की ज़मीन बेचने के अलावा भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि विनोद भी बहुत परेशान था। पिताजी ने बोला, जैसा तुम ठीक लगे बेटा वैसा कर लो, और जल्दी उन लोगों ने गांव की ज़मीन और घर बेच दिया। गांव में बस एक कमरा और एक रसोई घर ही बचा था, जिसमें राधिका के माता पिता को रहना था। ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर था, गांव की जायदाद बेचते ही पिताजी की मृत्यु हो गई और अब राधिका और उसकी मां अकेले रह गए। विनोद ने अपना कर्जा चुका दिया, यश ने भी अपने लिए नया घर ले लिया और राधिका के विवाह के लिए पैसे ही नहीं बचे। आए दिन यश की पत्नी राधिका से लड़ने लगी। इसी लड़ाई झगड़े से परेशान होकर राधिका की मां ने निर्णय लिया वह राधिका को गांव वापस लेकर चली जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थीं। राधिका के विवाह के लिए पैसे नहीं थे। वह राधिका के दोनों भाई उससे बात भी नहीं करते थे। वहीं रीता अपने घर में मगन थी। वह राधिका और अपनी माँ का हालचाल पूछने भी नहीं आती थी। राधिका ने मान लिया कि उसका विवाह अब नहीं हो सकेगा। यही सोचकर राधिका ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वह अपनी माँ के साथ अपने गांव लौट आई। राधिका जब अपने गांव के स्टेशन पर उतरी तो स्टेशन पूरा खाली था। वहां से उन दोनों ने गांव जाने के लिए एक बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी कोई बुजुर्ग आदमी चला रहा था। राधिका और उसकी माँ उस बुजुर्ग को पहचानती थी। राधिका ने बोला, राम राम काका, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? बुजुर्ग बोला, राम राम बिटिया, मैं ठीक हूँ और घर में सब ठीक हैं। आ गई बिटिया तुम? अरे बाकी के लोग कहाँ हैं? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काका आ गई, और बाकी की बात को अनसुना कर दिया। राधिका की माता ने पूछा, भैया आप इस बुढ़ापे में बैलगाड़ी क्यों चला रहे हो? आपके बेटे कहाँ हैं? यह तो आपके आराम के दिन है। काका बोले, हाँ सही बोल रही हो, पर क्या करूं, अब सब ऐसा नहीं हो रहा। याद है आप लोगों को जब आप लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, तब राधिका ने श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना की थी। याद है राधिका बिटिया? राधिका बोली, हाँ याद है काका, मैंने प्रार्थना की थी मेरे शहर जाने के बाद कोई भी श्री राधा कृष्ण के मंदिर में शहर जाने की कामना लेकर आएगा तो उसकी कामना पूरी होगी। काका बोले, हाँ बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद धीरे धीरे और भी बच्चे बड़े होते गए और मंदिर पर आकर कामना करके शहर चले गए। कुछ पढ़ने के लिए तो कुछ काम काज की तलाश में चले गए। मेरे दोनों बेटे भी काम की तलाश में शहर चले गए। काम मिल भी गया उन लोगों को, लेकिन क्या है ना, उन लोगों ने वहाँ मकान खरीद लिया। उसके लिए वहाँ पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ की ज़मीन बेच दी और उन दोनों को पैसे दे दिए। अब वह लोग कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद मुझे भी शहर ले जाएंगे। मेरी पत्नी तो रही नहीं, अब मैं भी अकेला बचा हूँ। जब तक मैं शहर नहीं जा रहा तब तक अपने भरण पोषण के लिए बैलगाड़ी चला लेता हूँ। अब तो गांव खाली हो गया है, कुछ ही परिवार बचे हैं, वह भी धीरे धीरे शहर चले जाएंगे। गांव खाली हो गया है। वैसे भी गांव अच्छा कहाँ होता है, गांव से अच्छे तो शहर ही होते हैं। राधिका चुपचाप इधर उधर देखने लगी। फिर काका ने पूछा, अरे वैसे तुम्हारे वापस आना कैसे हुआ राधिका बिटिया? माँ ने कहा, मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा मन वहाँ नहीं लग रहा काका, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा मन गांव आने को कर रहा था तो मैंने राधिका से कहा और वह मेरे साथ गांव आ गई। काका ने कहा, अच्छा किया, इसी बहाने मंदिर में भजन कीर्तन तो होगा। क्यों राधा बिटिया, अभी भी पूजा करती हो या भूल गई सब? वैसे तुम्हारे जाने के बाद मंदिर की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं बचा, सब अपने अपने कार्यों में लग गए, सब बदल गया। किसी का भी गांव में मन नहीं लगा। धीरे धीरे सभी लोग शहर चले गए। होगा ही शहर इतना अच्छा जो सब जाते हैं। राधिका का काका की बात सुनकर मन भर आया। किसी प्रकार उसने खुद को संभाला और काका का ध्यान दूसरी बातों पर लगाया।
राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शहर रहने लायक नहीं था और जिस गांव के भरोसे वह अपनी माँ के साथ वापस आई थी वह भी रहने लायक नहीं बचा था। काका ने आगे कहा, अब तो राधिका के विवाह की उम्र हो गई है। बिटिया, जब शहर में विवाह करो तो मुझे भी बुलाना। शहर के विवाह कैसे होते हैं मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे दोनों पुत्रों ने विवाह तो कर लिया किंतु मुझे बुलाया ही नहीं। कोई नहीं, मैं तुम्हारा विवाह जरूर देखूंगा राधिका बिटिया। मैं भी शहर देखना चाहता हूँ। शहर बहुत अच्छे होते होंगे क्योंकि जो भी शहर जाता है वापस नहीं आता बिटिया। कभी कभी घूमने या फिर अपनी ज़मीन जायदाद बेचने ही आते हैं और सदा के लिए शहर में बस जाते हैं। शहर सच में गांव से अच्छे होते होंगे बिटिया। राधिका बेचारी चुप थी क्योंकि वह शहरों की सच्चाई देखकर ही गांव वापस लौट कर आई थी। राधिका और उसकी माँ बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे गांव की ओर जा रही थी। रास्ता एकदम खाली था, पहले जैसे कोई रौनक नहीं थी। राधिका ने पूछा, काका, हमारे खेत और घर कौन खरीदता है? काका ने कहा, बिटिया, बहुत से विदेशी लोग हैं जो अपना फार्म हाउस बनाते हैं। वे लोग कभी कभी मौज मस्ती के लिए आते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी राधिका को गांव के खेत नजर नहीं आ रहे थे। चारों ओर दीवारें खड़ी हुई थी और कई प्रकार के फार्म हाउस बन चुके थे। राधिका ने कहा, यहाँ तो खेत बचे ही नहीं काका। रास्ते से निकलते हुए ऐसा लग रहा है मानो सीमेंट के जंगल से गुजर रहे हो। राधिका मन ही मन सोचने लगी, जिस जगह को छोड़कर हम लोग शहर भागे उसी जगह पर दूर देश से आकर लोग रह रहे हैं। क्या कारण है उनका यहाँ रहने का? सीधी सी बात है, जैसे हमारे शहर रहने लायक नहीं बचे वैसे उनके देश कहाँ रहने लायक हैं। हमने शहरीकरण इन विदेशियों से ही तो सीखा है। एक दिन आएगा जब हम भी प्रकृति की तरफ वापस भागेंगे। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश मैं शहर कभी नहीं जाती, काश पुराने दिन वापस आ जाएं। और यह सोचकर राधिका की आंखों में आंसू छलकने लगे। किसी तरह राधिका ने खुद को संभाला और आगे काका ने बोला, अरे बिटिया, तुम लोगों ने भी तो सब कुछ बेच दिया है। तुम जाओ कभी अपने खेत देखने को, वहाँ भी फार्म हाउस बन गया है। पर बिटिया, वह लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हम लोगों को बोलो, कहते हैं कि पसंद नहीं करते वो लोग। बड़ा अजीब लगता है जब कोई तुम्हारी ही धरती पर तुम्हारे साथ अजनबी जैसा व्यवहार करे। पर क्या करें बिटिया, हमने खुद ही तो उन विदेशियों को अपनी ज़मीन का मालिक बनाया है। बिटिया, हमारे यहाँ तो सभी ने भगवान का रूप देखा जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, अतिथि देवो भव। हम तो अतिथि को भगवान का रूप मानते हैं किंतु यह लोग तो हमें इंसान भी नहीं समझते। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो कोई आवारा पशु आ गया हो। पता नहीं कैसे संस्कार होते हैं। अपने द्वारा पाले हुए जानवर तक से अच्छा व्यवहार करते हैं किंतु हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। कोई बात नहीं, कौन सा हम लोग यहाँ सदा के लिए रहने वाले हैं। हम सभी अपने शहर वापस चले जाएंगे, फिर कौन आएगा यहाँ। मैं तो मुड़कर भी नहीं देखूंगा बिटिया। क्यों राधिका बिटिया, सही कह रहा हूँ ना? राधिका काका की बातें सुनकर एकदम से जो चुप हो गई और उसकी आंखों में जो काका की बातों को सुनकर फिर से आंसू बहने लगे। अब वह काका को क्या बताए कि सच्चाई क्या है। जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी राधिका को गांव के खेत नजर नहीं आ रहे थे। चारों ओर जो फार्म हाउस बने हुए नजर आ रहे थे। राधिका ने कहा, काका, यहाँ तो खेत है ही नहीं, सब तरफ फार्म हाउस बन गए हैं। उनकी देखभाल कौन करता है? काका बोले, बिटिया, ये लोग नौकर रखते हैं और नौकर ही यहाँ रहते हैं। विदेशी लोग तो यहाँ पर कभी कभार आते हैं। बस बिटिया, गांव में कुछ घर हैं जिनमें परिवार रह रहे, वह घर भी बिक जाएंगे। उसे घर के लोग शहर चले जाएंगे, फिर वहाँ भी फार्म हाउस बनेंगे। बिटिया, तुम लोगों ने भी तो सब कुछ बेच दिया। तुम कभी अपने खेत देखना, बहुत सुंदर फार्म हाउस बना है वहाँ पर, और वे लोग तुम्हें अंदर भी नहीं जाने देंगे। हम लोगों को तो वे लोग पसंद ही नहीं करते हैं। और जो यह सुनकर राधिका कुछ नहीं बोली। वह मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन सब अपने अपने गांव को छोड़कर बेचकर शहर चले गए थे। राधिका अपने ख्यालों में ही गुम थी। राधिका सोचने लगी, ना जाने हम सब की आशा के पूर्ण करने के लिए शहर जाते हैं और अपने से दूर हो जाते हैं। शहरों में कहीं भी अपनापन नज़र नहीं आता। सारा जीवन बिना किसी कारण के जो व्यस्त हो जाते हैं। गांव कितने सुंदर होते हैं, गांव का जीवन कितना निर्मल होता है।
कितना सरल होता है। गांव में सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के खड़े होते हैं। गांव के घर कितने बड़े बड़े होते हैं। गांव में पास में ही बहती हुई नदी होती है, बड़े बड़े खेत होते हैं, खेलने के लिए आंगन होता है, हर घर में वृक्ष होते हैं। प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाट और सूर्य की पहली किरण के साथ सब लोग उठ जाते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई भी अनचाही आवाज़ें नहीं होती। कितना शांत और मनोरम सुबह होती है। नए जीवन का एहसास होता है। ना जाने किस कारण हम लोग गांव को छोड़कर शहरों में रहने के लिए आ जाते हैं। गांव के घर को, अरे घर कहाँ, गांव के महल को बेचकर शहर में रहने के लिए कुटिया खरीदते हैं, जिसे हम बोलते हैं हमने शहर में फ्लैट ले लिया। जीवन जीने की जगह अपने जीवन की समाप्ति की ओर ले जाकर न जाने हम किस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं और बड़े गर्व से बताते हैं कि हम तो शहर में रहने लगे हैं। काका को कैसे समझाऊं, हमारा तो सब कुछ लुट गया है। शहर नहीं, लुटेरों की बस्ती है शहर। किसी के का कुछ नहीं बचता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। समय, पैसा, रिश्ते और शरीर भी। शरीर कहीं से भी अच्छे नहीं है, हमारे गांव ही अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। तभी तो विदेशी यहाँ आकर शांति पा रहे हैं। कुछ अच्छा होता होगा शहरों में तो वे लोग यहाँ कभी नहीं आते। देखो ना काका, पहले यह लोग हमारे देश को लूटने के लिए आए थे, लूट कर ले गए, लेकिन ये फिर से यहाँ आ रहे हैं। कोई तो कारण होगा हमारे गाँवों में आने का, कुछ तो बात होगी हमारे गाँव में जो यह लोग दोबारा यहाँ आकर रह रहे हैं। मैं शहरों को अच्छे से समझ आई हूँ काका, कुछ भी नहीं है शहरों में। वहाँ जाकर के लोग अपनों के चेहरे भूल जाते हैं जिन्हें शहर कहते हैं। अब राधिका क्या करे। राधिका अपने गांव में आकर अपनी माँ के साथ एक कमरे के मकान में रहने लगी। अब वह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, गांव से कोई भी शहर ना जाए, गांव ना उजड़े। लेकिन राधिका अब कर क्या सकती थी, जो होना था वो तो हो चुका था। धीरे धीरे माँ बेटी दोनों गांव में रहने लगी। जो घर परिवार बचे थे एक दूसरे के पास आने जाने लगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटने लगे। राधिका फिर से अपने जो पुरानी दिनचर्या को अपनाने लगी। अब गांव में आकर दोनों माँ बेटियों के मन को थोड़ी शांति थी। राधिका मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और राधा रानी से प्रार्थना करती। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राधिका के लिए गांव में एक अच्छा वर मिल गया। राधिका की माँ ने राधिका का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया जिसने बिना दान दहेज के राधिका के साथ विवाह किया, और वहीं वह अपने पति के साथ राधिका उसी गांव में रहने लगी। राधिका ने अपनी माँ को अपने साथ रख लिया था, क्योंकि दोनों भाई तो राधिका से बात भी नहीं करते थे और बहन अपनी जिंदगी में मगन थी। अब राधिका ही अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा थी, इसलिए वह अपनी माँ की खूब सेवा करती थी और अपने पति के घर में अपने सास ससुर की भी सेवा करती थी। राधिका बहुत ही संस्कारी लड़की थी, पूरा गांव यह जानता था, इसलिए राधिका को सब लोग फिर से पसंद करने लगे। राधिका फिर से गांवों को बसाने की जो कोशिश में लग गई। धीरे धीरे राधिका ने अपने पेड़ों को लगाना शुरू किया। जहाँ जगह देखती वहीं पर कोई ना कोई वृक्ष रोप देती थी। धीरे धीरे करके जो लोग गांव जा रहे थे वह राधा रानी से प्रार्थना करती, हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, जो लोग गांव जाए वो शहर के होकर ना रहें। गांव से शहर तो चले जाते हैं, वहीं के बनकर रह जाते हैं। इसलिए अब गांव में कुछ पलायन रुक गया था। कुछ लोग अपनी बची हुई खेती बाड़ी करने लगे थे। उनको अब समझ आने लगा था शहर और गांव में क्या अंतर है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।